नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं। मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कशन जब किया था तब स्टार्ट किया था हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। वहाँ से स्टार्ट करते हुए डेप्रिसिएशन को सीखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उसके साथ जनरल रिजर्व के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने जो सीखा था वो था हमारा फाइनल अकाउंट्स, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रिलेटेड हमने एडजस्टमेंट को जोड़ते हुए एग्जाम्पल को हमने सीखे थे। वहाँ से बात हमने स्टॉप करते हुए आगे थियरी लेसन पर हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था। उस लेसन का जो नाम है हमारा पार्ट 2 के अंदर लेसन नंबर 6 कन्वेंशंस, एजम्पशंस, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा कहा था कि जो ये हमारा अकाउंट है उसके खुद के अपने प्रिंसिपल्स हैं, खुद की अपने कंसेप्ट्स है, खुद के एजम्पशंस है और खुद के ही अपने कन्वेंशंस हैं। तो उसके बेस पर ही पूरा अकाउंट क्रिएट किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम गुड्स परचेज करते हैं तो आपको कहा था कि व्हेन वी हैव परचेज गुड्स तो रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, ठीक है। और जब असेट्स परचेज करते हैं तो हम असेट्स अकाउंट के अंदर हम ही एंट्री करते हैं। तो ये हमने किसने सिखाया, हमें किसने बताया कि इस प्रकार से ही हम इफेक्ट देंगे। तो आपको पता है कि गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट में एंट्री होती है, और जब भी हम असेट्स परचेज करते हैं तो उसको असेट्स अकाउंट के अंदर हम एंट्री करते हैं। तो ये जब भी जो सिखाया था वो सिखाया हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो दे रखी थी कंसेप्ट के हिसाब से, उसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही हमें ये पता चला था। जैसे कि अपने रेक्टिफिकेशन को भी सीखा था तब भी पता है प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल्स की एरर्स हो सकती है। तो उस टाइम पर भी हमें पता चला कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से हम इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये जो सभी जो बेस दिया, जो सब फाउंडेशन दिया वो देने वाला था ये एजम्पशंस टाइप और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग ने हमने पूरी डिटेल में बात बताई थी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में 2 कंसेप्ट को सीखा था। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक के टोटल हमें 14 कंसेप्ट दे रखे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 11 ही हमें सीखना है, 11 के हमें बात करनी है। लास्ट जो वीडियो सीखा था उसके अंदर हमने 2 बातें की थी। तो पहला था कंसेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट 100 सीखा था। 1 या 2 मिनट के अंदर इसकी ब्रीफ में बात कर लेते हैं। गोइंग कंसर्न मीन्स कि हम ऐसा मानते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा ख्याल ऐसा प्रकार का है कि हमारा जो फॉर्म है या हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ही जाने वाला है या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ही चलने वाला है। ऐसे मान के ही हम पूरे जो प्रोविजंस होते हैं, जो पूरे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। उस टाइम पर हम मान लो कि बिल्डिंग हम परचेज कर रहे हैं, मशीनरी भी परचेज करते हैं, तो उस टाइम पर ऐसा मानते हैं कि जो भी हम इफेक्ट दे रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क के ऊपर ही टोटल जो काम होगा वो पूरे कहते हैं ना कंटिन्यूटी से चलने वाली है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलने वाली है। ऐसा मान के ही हम जो भी इफेक्ट दे रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मैंने टाइम आपको लास्ट टाइम सिखाया था और कहा था, सिंपल से एग्जांपल दिया था कि रिलायंस के जो फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी ने जब स्टार्ट किया था तो एक छोटे से काम से ही उन्होंने उस फर्म को स्टार्ट किया था, बिजनेस को शुरुआत दी थी। आप देख सकते हो कि कितने साल हो गए उन्होंने भी किया। उन्होंने के जो सन्स है मुकेश भाई, अनिल भाई, जो भी लोग हैं जो अभी चला रहे हैं, उसके जो सीईओ है वो भी ऐसा मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये रिलायंस की जो फाउंडर जो है उन्होंने जो सपना देखा था वो भी और कंप्लीट होने वाला है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला था। तो कंसेप्ट हुआ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। हम दूसरा ऐसा सीखा था कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, यानी हम जब भी कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम के अंदर हमारा जो भी ट्रीटमेंट्स होती है उसकी कंसिस्टेंसी वहां पर रहनी चाहिए। जैसे कि हम ऐसा सीख रहे हैं कि सीखा था कि स्टॉक के बारे में हमने सीखा था कि स्टॉक की हम जब वैल्यूएशन करते हैं या स्टॉक का हम रजिस्टर रखते हैं तो वैसा सीखा था भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या जो भी मेथड से उसको ही हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, जो भी था उसके अंदर हम कंसिस्टेंसी रखते हैं। तो ये सिखाया किसने, तो सिखाया हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने, ठीक है। तो ये 2 कंसेप्ट एक बार आपको रिमाइंडर के लिए आपके सामने मैंने रखे हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो 3rd नंबर है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द मनी
मेजरमेंट, है ना। आपको सबको पता है कि ये जो मनी मेजरमेंट, उससे ही पता चलता है ये कंसेप्ट क्या कहने वाला है हमारे पास, है ना। आप सबको पता है कि कई बार हम गुड्स परचेज करते हैं, तो गुड्स परचेज करते हैं उसको मेजर किस में करते हैं। मान लो कि लिक्विड होता है यहाँ पर, मिल्क होता है यहाँ पर, बटर मिल्क होता है, वो सब होता है यहाँ पर, तो उसको हम किस में, लीटर में उसको मेजर करते हैं, ना। मान लो कि फर्नीचर होता है यहाँ पर, तो उसको यूनिट के अंदर हम काउंट करते हैं। तो ये मेजरमेंट करना जो काम है, तो कोई भी स्टॉक की वैल्यूएशन हो, चाहे कुछ भी हमें उसका काउंटिंग करना हो, तो वो सब हम मनी मेजर के अंदर काउंट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मान लो कि हमने 5 चेयर्स हमने परचेज की है, एक की वैल्यू तय करते हैं, भाई एक चेयर की वैल्यू होती है 500 रुपीज़, तो हम ऐसे 5 यूनिट परचेज करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन होती है 2500। तो जो भी हमारे पास स्टॉक होता है यहाँ पर, जैसे भी एसेट्स होता है, तो उसको हम काउंटिंग किस में करते हैं, तो मनी मेजरमेंट के अंदर। यानी ये कंसेप्ट सिंपल सा है, सिंपल सी इसके अंदर बात है कि जो भी कुछ भी आप काउंट कर रहे हो, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, वो सब काउंट किस में होगा, तो मनी मेजर के अंदर, ठीक है। उसका मेजरमेंट का पीरियड जो हुआ वो मनी मेजरमेंट होगा। तो जिसको भी हमें वैल्यूएशन करना है वो मनी के अंदर काउंटिंग करते हैं, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है वो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहाँ पर, है ना, जो हम मनी के साथ जिसको हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसी को ही हम लिखते हैं। इसलिए जो भी होगा, हाँ, जो लेबर मान लो कि हम पे कर रहे हैं यहाँ पर, तो भी उसको हम मनी के अंदर ही काउंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वेजेस जो भी होता है यहाँ पर, वो भी हम मनी मेजर के अंदर काउंटिंग करते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, आपको ये पता चला होगा। और जो बात है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट क्या कहने वाला हमारे पास, तो आपको पीरियड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड, आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से हमारी बात स्टार्ट होती है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को हम हमारा पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड को कंप्लीट करते हैं। तो ये पीरियड हुआ हमारा, उस टाइम पर हम देखते हैं कि 1 अप्रैल को हमारी पोजीशन क्या थी और 31 मार्च के दिन हमारी पोजीशन क्या है, वो चेक करने के लिए हमने अकाउंटिंग पीरियड तय कर रखा है यहाँ पर। चाहे कोई भी फर्म हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जो उसका अकाउंटिंग बनाता है यहाँ पर, अकाउंट लिखते हैं, तो उसका पीरियड फिक्स कर रखा है यहाँ पर कि 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करते हुए 31 मार्च के अंदर ही कंप्लीट कर दें। आपको मैंने लास्ट टाइम पे सिखाया थे अकाउंटिंग पीरियड के बारे में कि जैसे कि हमें अकाउंटिंग पीरियड जो दे रखा था उसका बेस जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था, हमें एज हम मानने वाले कि लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला यहाँ पर, तो उस पीरियड के दरमियान हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, किस प्रकार से हम इसके अंदर कह सकते हैं ना कि रेवोल्यूशन लाने वाले हैं, को जो भी हो, वो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हमें सीखा था। आपको पता था कि पहले, हाँ, अभी हमारा तय हो रखा है हमारे पास कि 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास 31 मार्च के दिन ही हमारा ईयर कंप्लीट होता था। तो कई बार पहले कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम स्टार्ट करते थे, तो उस टाइम पर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के दिन हम कंप्लीट करते थे। और जो हिंदुइज्म जो कैलेंडर था उसके हिसाब से भी हम जब दिवाली के बाद हम स्टार्ट करते थे और नेक्स्ट जो दिवाली थी उस टाइम पर हम कंप्लीट करते थे। तो इस प्रकार से हमारा जो पीरियड था वो पीरियड को नक्की कर रखा था। एक्चुअली वो जो मंथ थे हमारे टोटल 12 मंथ के हिसाब से ही हम उसको कवर कर रहे थे, और जो भी हमें देना था, जैसे कि आउटस्टैंडिंग हो, रिसीवेबल हो, मिलना बाकी हो, जो भी कंसेप्ट था उसका जो ड्यूरेशन पीरियड था वो हमारा 12 महीने का था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ही हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कंसेप्ट हमें दे रखे हैं, लेकिन एक सिंपल सी 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमें सिर्फ इतना भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम इसको देखते हैं, किस प्रकार से हम इसको समझते हैं, वो मेन बात इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है। और हमारा मेन काम ये है कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम सिर्फ इतना फाउंडेशन भी हमें पता चल जाता है, तो हम इसको आने वाले दिनों में इसको अच्छी तरह से हम इसका कंसेप्ट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, और इसको हम अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एक ऐसा हमारे कंसेप्ट ऑलरेडी रखा है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है। तो आप सबको पता है हमारे पास कि ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है ना। हम आपको पता है कि अकाउंट लिखने के लिए सिंगल एंट्री से भी अब अकाउंट लिख सकते हैं, डबल एंट्री से भी लिख सकते हैं, देसीनामा से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर जब ये अकाउंटिंग जो एसोसिएशन था उसने डबल एंट्री को ही वैलिड माना गया
गया और डबल एंट्री से ही हम हमारा अकाउंट लिखते हैं, तो उस टाइम पर हमें पता होना चाहिए कि ड्यूअल एस्पेक्ट, दैट मीन्स आपको पता है कि अकाउंट इक्वेशन आपको बताया था, कौन सा इक्वेशन था, तो A इज इक्वल टू सी प्लस एल, ठीक है, A इज इक्वल टू सी प्लस एल इज व्हाट, A इज इक्वल टू असेट्स, C इज इक्वल टू कैपिटल और L इज इक्वल टू लायबिलिटीज, यानी C प्लस L इज इक्वल टू A होता था। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट हुआ हमारे पास, और जो भी हम इफेक्ट देते थे, है ना, जो भी हम इफेक्ट देते उसके बारे में ड्यूअल इफेक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि सिंपल सा आपके पास ट्रांजैक्शन लेता हूं तो आपको पता चलेगा ₹1000 पेड सैलरी, है ना, ये हमारे ट्रांजैक्शन था कि हमारे जो वर्कर था उसको हमने 1000 सैलरी पे की, तो उसके बारे में सीखा कि सैलरीज और एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट हमने बनाया था और साथ में कैश पे किए थे, इसलिए कैश अकाउंट हमने ड्यूअल इफेक्ट निकाले थे। सैलरी मीन्स हम कहते थे एक्सपेंसेस के लिए नॉमिनल के अंदर, और कैश हमारे लिए असेट्स थे, इसलिए हम इसको लिखते थे रियल अकाउंट के अंदर इफेक्ट देते थे यहाँ पर। तो हमें ये पता चला ड्यूअल इफेक्ट, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स थे उसके हमने ड्यूअल इफेक्ट निकाले। दैट मीन्स ये सिखाया किसने, तो सिखाया हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने ही हमें सिखाया कि रिसीवर और गिवर, कम्स इन, गोज आउट, एक्सपेंसेस और इनकम, ये जो भी जो हमारे रूल्स दे रखे थे डेबिट और क्रेडिट के, इसके बेस में ये फाउंडेशन में क्या था, ड्यूअल एस्पेक्ट जो कंसेप्ट था उसने ही हमें ये सिखाया था। तो फ्रेंड्स आज जो हम बात की उसके अंदर 3-4 बातें हमने यहाँ पर सीखी थी। वो 3-4 बातें इस प्रकार की थी कि जैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो सिंपल कैलकुलेशन इतनी याद करनी है कि मनी मेजरमेंट के अंदर सिर्फ हमें मनी को ही ध्यान में रखना है, उसका मेजरमेंट जो था वो मनी होता है यहाँ पर, चाहे किसी भी हम परचेज करते हैं, चाहे किसी को भी सेल करते हैं, तो कंसेप्ट में था मनी। और पीरियडिसिटी में इसने सीखा कि अकाउंटिंग पीरियड को हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो 12 महीने का जो पीरियड था उसके अंदर ही हम पूरी इफेक्ट देते हैं, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे मिलना बाकी हो, चाहे डेप्रिसिएशन काउंट करना हो, जो सभी हम इस प्रकार से अकाउंटिंग ईयर के माध्यम से ध्यान रखते हैं। थर्ड सीखा दें ड्यूअल एस्पेक्ट, तो A इज इक्वल टू सी प्लस एल प्लस A इज इक्वल टू सी प्लस एल के कंसेप्ट पर हम चले, और हमें अकाउंटिंग के हिसाब से सीखा कि एसेट्स इज इक्वल टू सी प्लस एल कैसे होता है। और जो भी हमने ट्रांजेक्शन सीखे थे उस ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास 3-4 बातें ऐसी आई थी कि जैसे कि कैपिटल क्या हो सकता है हमारे पास, लायबिलिटीज क्या हो सकती है, और एसेट्स किस प्रकार से होता है, वो भी हमने वहां पर सीखा था। तो फ्रेंड्स आज ये हमने सीखा है, और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे उस टाइम पर हमारे 3-4 और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम ब्रीफ में सीखने वाले हैं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक दे रखी है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था उसको ब्रीफ में पढ़ना, अच्छी तरह समझना, और ये कंसेप्ट को समझने के बाद ही आप अपने अकाउंटिंग जो सीखने की जो प्रोसेस है उसको आप कंटिन्यू करोगे, ऐसे मैं यहाँ से उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू ऑल।